गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है दास प्रथा का उन्मूलन। फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। कैरिबियाई उपनिवेश मार्टिनिक, गाडेलोप और सैन डोमिंगो तंबाकू, नील, चीनी एवं कॉफी जैसी वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्ति करता थे। अपरिचित एवं दूर देश जाने और काम करने के प्रति यूरोपियों की अनिच्छा का मतलब था बागानों में श्रम की कमी। तंबाकू, नील, चीनी एवं कॉफी जैसी वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्ति करता थे कैरिबियाई उपनिवेश। अपरिचित एवं दूर देश जाने और काम करने के प्रति यूरोपियों की अनिच्छा का मतलब था बागानों में श्रम की कमी, अर्थात काम करने वालों की कमी। इस कमी को यूरोप, अफ्रीका एवं अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया गया, अर्थात काम करने वालों को गुलाम बनाकर भेजा गया। दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ। फ्रांसीसी सौदागर बोंदे या नान्ते बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे, जहां वे स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। दासों को दाग कर एवं हथकड़ियाँ डालकर, दागना मतलब निशान बनाना, किसी भी गर्म सलाखों से निशान बनाना, हथकड़ियाँ डालकर अटलांटिक महासागर के पार कैरिबियाई देशों तक 3 माह की लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाज़ों में टूस दिया जाता था। वहाँ उन्हें बागान मालिकों को बेच दिया जाता था। दास श्रम के बल पर यूरोपीय बाजारों में चीनी, कॉफ़ी एवं नील की बढ़ती मांग को पूरा करना संभव हुआ। इन वस्तुओं की मांग अधिक थी परंतु श्रमिक कम थे, तो श्रमिकों को बाहर से दास के रूप में मंगाया गया, उनसे काम करवाया गया और इस बढ़ती हुई मांग को पूरा किया गया। बोंदरे और नान्ते जैसे बंदरगाह फलते फूलते दास व्यापार के कारण ही समृद्ध नगर बन गए। 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की ज़्यादा निंदा नहीं हुई। नेशनल असेंबली में लंबी बहस हुई कि व्यक्ति के मूलभूत अधिकार उपनिवेशों में रहने वाली प्रजा सहित समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किए जाए या नहीं, परंतु दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के भय से नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं किया गया। लेकिन अंततः सन 1794 के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया गया। ये कानून एक छोटी सी अवधि तक ही लागू रहा। 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः शुरू कर दी। बागान मालिकों को अपने आर्थिक हित साधने के लिए अफ्रीकी निग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया गया। एक शब्द आया है निग्रो। निग्रो का अर्थ होता है अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले स्थानीय लोग। ये अपमानजनक शब्द है जिसका अब प्राय इस्तेमाल नहीं किया जाता। नेक्स्ट टॉपिक है क्रांति और रोजाना की जिंदगी। क्या राजनीति लोगों का पहनावा, उनकी बोलचाल अथवा उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों को बदल सकती है? सन 1789 से बाद के वर्षों में फ्रांस के पुरुषों, महिलाओं एवं बच्चों के जीवन में ऐसे अनेक परिवर्तन आए। क्रांतिकारी सरकारों ने कानून बनाकर स्वतंत्रता एवं समानता के आदर्शों को रोजाना की जिंदगी में उतारने का प्रयास किया। बास्तिल के विध्वंस के बाद सन 1789 की गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया वह था सेंसरशिप की समाप्ति। प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत तमाम लिखित सामग्री और सांस्कृतिक गतिविधियां
किताब, अखबार, नाटक को रोज राजा के सेंसर अधिकारियों द्वारा पास किए जाने बाद ही प्रकाशित या मंचित किया जा सकता था। सेंसरशिप का अधिकार होता है कि जहाँ कोई भी सूचना बिना राजा की अनुमति के प्रजा में न जाए, अर्थात वही चीज़ें वही लिखी जाए जो राजा के हित में हो, राजा के समर्थन में हो। राजा के विरोध में कोई भी चीज़ लिखी जाती थी तो उस समाचार पत्र को बैन कर दिया जाता था। इसे कहते हैं सेंसरशिप की समाप्ति। परंतु अब अधिकारों के घोषणा पत्र ने भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया। परिणाम स्वरूप फ्रांस के शहरों में अखबारों, पर्चों, पुस्तकों एवं छपी हुई तस्वीरों की बाढ़ आ गई, जहाँ से वह तेजी से गांव देहात तक जा पहुँची। उनमें फ्रांस में घट रही घटनाओं एवं परिवर्तनों का ब्यौरा और उन पर टिप्पणी होती थी। प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब ये था कि किसी भी घटना पर परस्पर विरोधी विचार भी व्यक्त किया जा सके। प्रिंट माध्यम का उपयोग करके एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को अपने दृष्टिकोणों से सहमत कराने की कोशिश की। नाटक, संगीत और उत्सवों जुलूसों में असंख्य लोग जाने लगे। स्वतंत्रता और न्याय के बारे में राजनीतिज्ञों व दार्शनिकों के पांडित्यपूर्ण लेखन को समझने और उससे जुड़ने का यह लोकप्रिय तरीका था, क्योंकि किताबों को पढ़ना तो मुट्ठी भर शिक्षितों के लिए ही संभव था। सारांश: 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। उसने पड़ोस के यूरोपीय देशों की विदेश यात्रा शुरू की। पुराने राजवंशों को हटाकर उसने नए साम्राज्य बनाए और उनकी बागडोर अपने खानदान के लोगों को हाथों में दे दी। नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए और दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तोल की एक समान प्रणाली भी चलाई। शुरू में बहुत सारे लोगों को नेपोलियन मुक्तिदाता लगता था और उससे जनता को स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद थी, पर जल्दी ही उसकी सेनाओं को लोग हमलावर मानने लगे। आखिरकार 1815 में वाटरलू में उसकी हार हुई। यूरोप के बाकी हिस्सों में मुक्ति और आधुनिक कानूनों को फैलाने वाले उसके क्रांतिकारी उपायों का असर उसकी मृत्यु के काफ़ी समय बाद सामने आया। स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। ये विचार 19वीं सदी के फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैले और इनके कारण वहाँ सामंती व्यवस्था का नाश हो गया। उपनिवेश समाजों ने संप्रभु राष्ट्र राज्य की स्थापना के अपने आंदोलनों में दासता से मुक्ति के विचार की नई परिभाषा दी। टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय क्रांतिकारी फ्रांस में उपजे विचारों से प्रेरणा लेने वाले दो ठोस उदाहरण थे। क्वेश्चन आंसर मैंने आपको भेज दिए हैं और अपने कॉपी में उनको पूरा कर लें।